कानपुर के महापौर थे, ऐसे हमारे संजीव कुमार जी और इसके लोकसभा के संयोजक श्री कमल दत्त जी, हमारे पूर्व विधायक और जो पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष थे लोकेश प्रजापति जी, मनोज पोसवाल जी, विकास अग्रवाल जी, हरीश चौधरी जी, आदरणीय हमारे समय सिंह सैनी जी और पूर्व विधायक श्री विक्रम सैनी जी, मयंक जी, और यहाँ मंच पर बहुत सारे नाम है, मैं पढ़ूंगा तो बहुत देर लगेगी। मैं सभी को स्वयं मना कर रहा था कि सारे मंच का नाम न लीजिए, तो सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित तमाम सारे ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो मंच के भी अधिकारी हैं, लेकिन मंच की एक मर्यादा होती है और मुझे अभी बताया गया कि कई अपने यहाँ के सम्राट व्यापारी कहिए, उनको उद्योगपति कहिए, उनका भी सम्मान का भी कार्यक्रम होगा। आप सबका मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी परिवार के इस कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूं। मेरे पत्रकार मित्र यहाँ पर हैं, उनका भी सबका बहुत हृदय से अभिनंदन। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन का एक लक्ष्य निर्धारित हो गया। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कितना है? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अनुच्छेद 370 हटाया है, इसलिए 370 प्लस का लक्ष्य है। मतलब 370 से कम नहीं और आगे कहीं रोक नहीं। और एनडीए के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एनडीए 400 पार। तो हम सबके ये ध्यान में रहना चाहिए कि यह जो बिगुल बजा है, बहुमत तो 272 में मिल जाता, लेकिन अगर मोदी जी ने कहा है कि भाजपा को 370 प्लस चाहिए, तो वह 1000 साल के आगे वाले भारत की नींव डालने का उनका लक्ष्य है। और एनडीए 400 पार चाहिए, तो वह ये बताना चाहते हैं देश को, मेरे देशवासियों, अब भारत पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं, अब आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। कल 11 घंटे जब चुनाव का बिगुल बजने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, 11 घंटे अपने मंत्रिपरिषद के साथ उन्होंने बैठ करके विकसित भारत की कार्य योजना क्या होगी, जो सूत्रों के हवालों से मुझे भी खबर है, लेकिन 11 घंटे मंत्रिपरिषद के साथ बैठना, या क्या कभी किसी भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ 11 घंटे की बैठक की थी क्या? लगातार अभी मैं देख रहा था केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक किस दिन थी, 3:30 बजे भोर तक अलग अलग राज्यों के जो प्रत्याशियों का पैनल आया था, उसमें से जो घोषणा होनी थी उसको लेकर के बैठे, और सुबह देखते हैं 10 साढ़े 10 बजे के वो रांची पहुंचे हुए। मतलब इतना अधिक परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री, देश को ही अपना परिवार मानने वाले प्रधानमंत्री, उनके संबोधन में जब ये सुनता मेरे परिवारजनों, तो इससे बहुत सारे परिवारवादी चिढ़ गए। कल पटना बिहार में एक रैली थी, उस रैली में जो सजाए याफ्ता है श्री लालू यादव जी, उन्होंने कहा कि आजकल मोदी परिवारवाद पर बहुत भाषण देते। हम परिवारवादी राजनीति के खिलाफ हैं, लेकिन एक विशाल 140 करोड़ लोगों को जो अपना परिवार माने, उसका हम स्वागत करते हैं। आप में से तमाम लोग अपने अपने मोबाइल के अंदर, कोई के पास ट्विटर
है तो किसी के पास फेसबुक है, तो किसी के पास अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। आज अभी मैं बैठे बैठे देख रहा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, उनका नाम उसके आगे ब्रैकेट में डाल दिया मोदी परिवार। तो आप भी, मैं भी कर चुका हूं, करने के बाद मैं आपके पास आया। तो अपनी अपनी आइडिया में बाद में देखना सुधारने लगता, लेकिन आपका करिए ये कि उसके अंदर जो आपका नाम लिखा है, नाम के आगे हम मोदी परिवार के सदस्य हैं। जैसे मैं भी चौकीदार हूं, आया ना पहले, जब कोई अपमान करे, जब कोई अच्छे काम का विरोध करे तो उसका जवाब इस प्रकार से देना चाहिए। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जिस प्रकार से व्यापारी समाज, जब भारतीय जनता पार्टी 2 सदस्यों वाली पार्टी थी, तब भी व्यापारी हमारे साथ खड़ा था। और आज हमें गर्व है कि पूरे देश के अंदर अगर हमें 370 प्लस कमल का फूल खिलाने, 400 से अधिक हमारा जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसको जिताने का लक्ष्य लेकर के जनता के अदालत में आए हैं, तो कहीं से निराशा नहीं दिखाई दे रही मेरे मित्रों। आज मैं मेरठ की धरती पर, इस क्रांति धरा पर, ये पौराणिक धरा पर, इस ऐतिहासिक धरा पर खड़े होकर के मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीता करके माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। यह विपक्षी गठबंधन, ये जो इंडी गठबंधन है, रोज अहंकार की भाषा बोलते। आज सुबह में चल रहा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि भारत के हालात पाकिस्तान से भी बदतर है। बताओ, है क्या भारत का हालात पाकिस्तान से बदतर? अरे हमारे देश के हालात तो अमेरिका से भी अच्छे हैं, दुनिया के हर देश से अच्छे हैं। क्यों वहां से रिश्तेदारी जोड़ते हैं? अभी इन्हीं के कांग्रेस के एक सांसद ने, DK सुरेश नाम के थे, उन्होंने कहा दक्षिण भारत अधिक टैक्स देता है, उत्तर भारत में विकास पर पैसा खर्च किया जाता है, इसलिए दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग कर सकते हैं। जिस देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए दिन रात एक तपस्वी की भांति भारत मां की सेवा में समर्पित प्रधानमंत्री देश को शून्य से शिखर की ओर ले जाना चाह रहा है। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था जिसने बना दिया है, और जिसका वादा है देश की जनता से कि तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत बनेगा, यह जो करने जा रहा है, ऐसे समय अरे मुद्दा नहीं है आपके पास, तो मुद्दा नहीं है तो भारत के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करोगे, भारत के विकास को देखना नहीं चाहोगे। आप कल्पना करिए, अगर देश के अंदर 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर मिला है, तो क्या व्यापारियों का उसके साथ व्यापार नहीं जुड़ा हुआ है? अगर हर घर नल से जल आज पहुंच रहा है, तो हर घर नल से जल, अगर श्रमिक को वहां पर पाइपलाइन डालने का काम मिल रहा है, तो हमारे उद्योग जगत को पाइप बना करके उसके घर तक पाइप पहुंचाने का काम मिल रहा है। 12 करोड़ से अधिक शौचालय देश के अंदर निर्माण हुए, तो शौचालय में अगर एक गरीब के जीवन में सुधार आया है, तो क्या उस शौचालय में जो सामग्री लगी है किसी दुकान से खरीदा नहीं गया होगा? अगर 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन मिला है, तो गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर किसी व्यापारी से खरीदा नहीं गया होगा, किसी व्यापारी ने उसका व्यापार नहीं किया होगा। इस देश के अंदर जब मैं मेरठ की बात करता हूं, मेरठ की धरती पे अनेक उदाहरण है, लेकिन मेरठ के लोग अगर आंख बंद करके भी देखें तो 2014 से 2024 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 से
संकट झेला है, लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश के सुशासन का, विकास का कमल खिल गया, तो आपने पीछे मुड़ करके देखा है कि यहाँ भी बंद कर ले तो विकास मेरठ का दिखाई देगा, यूपी का दिखाई देगा, पूरे हिंदुस्तान का दिखाई देगा। यह हमारे आज के लिए गर्व की बात है जी। आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर है, और मैं कोई ये अहंकार में नहीं, बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं। आप भी सब समाज के बीच में रहते हैं, मुझे भी प्रदेश के अंदर भी और पार्टी के निर्देश पर प्रदेश के बाहर भी जाने का मौका मिलता है। कल मैं मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में था, वहां विपक्ष के प्रत्याशी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। अगर टिकट ले लेंगे तो कह रहे हैं कि हम अपना वोट देने की गारंटी ले सकते हैं, लेकिन अपने घर वालों का वोट मोदी के खिलाफ पड़ेगा, इसकी गारंटी नहीं ले सकते। ये ऐसी रामलीला है, यह ऐसा भगवान श्री रामलला का चमत्कार है, मोदी जी के काम का प्रभाव है, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का जो मार्ग प्रशस्त किया गया है उसकी ताकत है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया है, यह हाजमा बिगड़ गया है विरोधियों का, उनको हजम ही नहीं हो रहा है। अगर मेरे प्रधानमंत्री जी कहते मेरे देश के अंदर मेरे लिए 4 जातियां हैं, मेरे लिए सबसे पहले गरीब, उसके बाद हमारा युवा, उसके बाद देश की आधी आबादी महिलाएं, और उसके बाद हमारा किसान। जब किसान की बात आएगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आऊंगा, तो बताइए किसानों का मसीहा नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान किसने दिया? यह सम्मान पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया था? मैं तो नमन करता हूं अपने ऐसे पूर्वजों को, पुरखों को, और आज इस मंच से इसका भी स्वागत करता हूं कि उनका परिवार आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा बन गया। भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे श्रद्धेय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी आजीवन मां भारती की सेवा में समर्पित रहे हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता की छाती उस दिन चौड़ी हो गई जब आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया गया। सामाजिक न्याय के देवता कर्पूरी ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज में सुधार के लिए सत्ता में रह करके जो आदर्श कायम किया है, स्थापित किया है, अगर उसको प्रणाम नहीं करते तो निश्चित तौर से हम अपने महापुरुषों के सम्मान से कहीं न कहीं वंचित रह जाते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको भी भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया। अनेक ऐसे सम्मान हैं जो, चाहे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, चाहे हरित क्रांति के जनक हमारे जो वैज्ञानिक के रूप में, देश के प्रमुख सचिव के रूप में सेवा किया, उनको भारत रत्न देने का मामला हो, तो यह सम्मान किसी भी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और जो सबका सम्मान, जो करने का उन्होंने भाषण दिया या जो उन्होंने हमें ध्येय वाक्य बताया, उसे करके दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से यहां पर ये कहने के लिए आया हूं, बड़ा कार्यक्रम कई दिनों से विनीत जी कह रहे थे, लेकिन व्यापार प्रकोष्ठ का कार्यक्रम मुझे मेरठ से शुरू करने का सौभाग्य मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही अपने को मानते हुए, कभी भी जब कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई कार्यक्रम, संगठन के द्वारा कोई कार्यक्रम तय किया जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं चाहे जैसे भी हो उसका हिस्सा बनूं। और आज आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत खुशी भी है, लेकिन मैं 2024 के चुनाव के द्वार पर खड़े हैं, इसलिए आप सभी
इस व्यापारी सम्मेलन में आए हुए व्यापारियों का आह्वान करना चाहता हूं, ये ध्यान रखना 2024 का लोकसभा चुनाव देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। 100 साल जितना कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी, उससे 100 गुना ज्यादा मेरे मोदी जी ने 10 साल के अंदर करके दिखाया। और अगले 5 साल में हम 100 साल आगे जाएंगे। जब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए, 11 दिन का महा उपवास करने के बाद समस्त राम भक्तों की ओर से मुखिया जवान के रूप में देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बने। उस दिन का भाषण अगर आप में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं सुना हो, और कोई ऐसा भी नहीं होगा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह लाइव नहीं देखा होगा। एक तरफ तो खुशी से 500 साल बाद भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजे, या देख करके खुशी के आंसू छलक रहे थे पूरे देश और दुनिया के राम भक्तों की आंखों से। लेकिन दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हुए 1000 साल की नींव डालने का एक लक्ष्य हम सबको देने का काम किया। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं और होते रहेंगे। विपक्ष की ओर से उल्टे सीधे बयान, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का काम यह चलता रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अभी हम लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि देशवासी, जो हमारे देश भर के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वह अपना 100 दिन का समय कमल खिलाने के लिए दे दे। देने को तैयार हो आप लोग? जो लोग तैयार है जरा हाथ उठा के बताओ जरा। अच्छा, कुछ लोग नहीं तैयार है क्या? सब लोग तैयार हैं? आप विश्वास रखिए, मुझे विश्वास है और आप भी विश्वास रखिए। मेरठ सहित अधिकतम सीटों पर विपक्ष के प्रत्याशी चाहे मिलकर के लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, इस बार उनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, परिश्रम इतना करना है। मैं नारा लगाया करता हूं कि 100 में 60 हमारा है, 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। लेकिन मैं माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे विश्वास से नारा मेरठ की धरती से लगा सकता हूं कि 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया, कोई भेदभाव नहीं किया है। आप पूरी ईमानदारी के साथ विचार करिएगा। माननीय मोदी जी के आने के बाद 52 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन के खाते खुले थे। कितने? 52 करोड़। उत्तर प्रदेश में 9 करोड़। और अभी देश के वित्त मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के बजट पेश कर, जो इंटरिम बजट पेश हुआ था, उसने कहा डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपया भी लोगों के खाते में भेजा जा चुका है, अलग अलग योजनाओं का। कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, वो संसद में खड़े होकर के, आप में से कई वरिष्ठ लोग होंगे जिनको शायद याद भी होगा, उन्होंने कहा कि हम अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते उसके पास 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा बीच में खा जाता है। अगर कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो लोगों को मिलता 5 लाख करोड़ रुपया, और कांग्रेस और उनके भ्रष्टाचारी गैंग को मिलता 29 लाख करोड़ रुपया। अब बताइए, मोदी जी ने उनका 29 लाख करोड़ जो बेईमानी करके खा जाने वाले थे, अगर उसे बचा लिया
तो यह सारे लोग मोदी जी से खुश होंगे कि नाराज होंगे? बताओ, खुश होंगे कि नाराज होंगे? आजकल बहुत नाराज हैं मोदी जी से, कह रहे हैं कि हमको भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहे। और इतना ही नहीं, करने तो दे नहीं रहे, लेकिन जो किया है उसका भी हिसाब कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है मेरे देश को लूट करके अपनी तिजोरियां भरी है, उसे भी वसूल करके देश की भलाई के लिए लगा दूंगा, गरीब की भलाई के लिए लगा दूंगा, देश के विकास के लिए लगा दूंगा। अब इससे सब बड़े हैरान परेशान। इसलिए जब मैं कहता हूं कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है, गलत तो नहीं कहता हूं मैं। कांग्रेस का यह चरित्र है। अगर देश प्रगति भ्रष्टाचार मुक्त बन करके कर सकता है, अगर हम दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो वह निर्माण का काम क्या भ्रष्ट भारत करेगा, ईमानदार भारत करेगा? अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की समिट होती है, दिल्ली में होती है, आपने देखा है, और पूरी दुनिया मेरे मोदी जी के पीछे चलती है, तो मोदी जी के पीछे नहीं, मेरठ वालों के भी पीछे चलती है, देशवासियों के पीछे भी चलती है। दुनिया का कोई ऐसा देश था तो मेरे प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे थे, उनके पीछे पूरी दुनिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे थे, तो मैं देख रहा था कि पूरा, मतलब ये एक गाना, मैं तो फिल्म बहुत देखता नहीं, एक फिल्म का गाना चूंकि इससे जुड़ा हुआ, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। अब मेरे मोदी वो मोदी है जिसके पीछे संसार चला भी, खड़ा भी, और किस प्रकार से आगे बढ़ा कि आपने वो अपनी आंखों से देखने का काम किया। आज हमारे देश को प्रगति करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस बार आपके पास वह अवसर है कि अपने लिए ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी इस चुनाव में अगर आपने अपना पसीना बहा दिया, तो खून तो कभी बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन शायद पसीना भी बहाने की आने वाले समय में जरूरत ना पड़े। इस प्रकार का यह चुनाव है। गरीबी से मुक्त अगर भारत होगा, विकसित भारत माने गरीब होगा क्या? विकसित भारत में गरीबी नहीं होगी, विकसित भारत में भ्रष्टाचार नहीं होगा, विकसित भारत में गुंडागर्दी नहीं होगी, विकसित भारत में सुशासन होगा, सच्चा राम राज्य होगा। 2017 के पहले मैं 16 में जब अध्यक्ष बना, तो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश घूमने के लिए, जैसे पार्टी के प्रचार के लिए निकला, दहशत के माहौल में लोग जी रहे थे। बताइए जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? बताइए जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? किसी राज्य के अंदर व्यापार अगर चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था नहीं हो तो वहां व्यापार चल सकता है क्या? याद करिए 2017 के पहले का मेरठ, कितने घंटे बिजली मिलती थी? याद है कि भूल गए? पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती थी। अंतर आया कि नहीं आया? पहले गुंडे, अपराधी, माफिया, सफाइयों का एक नारा रहता था, सफाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा, किसी की जमीन पे कब्जा कर लेते थे। दंगा और उत्तर प्रदेश एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। आज कहीं उत्तर प्रदेश में कोई दंगा सुना है आपने इतने दिन में? वही उत्तर प्रदेश है, वही पुलिस है, लेकिन कमल खिल गया तो दंगा खत्म हो गया। कमल खिल गया तो गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से लेकर के और प्रयागराज तक बन करके तैयार हो रहा है। कमल खिल गया तो मेरठ से लेकर के और दिल्ली तक जाने में कहीं कितना लगता है भाई? 1 घंटे लगता है, कम लगता है? और रैपिड रेल अलग से आगे तैयार हो रही है। सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश अगर बना है, तो अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश नहीं चला रहे होते, तो क्या सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश बन पाता क्या?
अगर आज अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, और चाहे हमारे अन्य कोई तीर्थ स्थल हो, शायद दुनिया में सबसे अधिक पर्यटक अगर किसी एक राज्य में आते होंगे तो वह उत्तर प्रदेश है। और कोई पर्यटक आता है तो वह केवल आकर के चला नहीं जाता है, कितने रोजगार देके जाता है, यह इंडी गठबंधन के लोगों को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वह 100 में से 85% भ्रष्टाचार करने वाले लोग। और हमारे यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, वो कह रहे 80 अरब, आपको याद है मैं उनका आंकड़ा कल मैं उनका देखा बिहार में भाषण, तो मैंने कहा यार अखिलेश जी 2014 में आप मुख्यमंत्री थे, लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने कहा सपा 60 जीतेगी, लेकिन सपा 5 में सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती। यार 2017 में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुआ, आपने कहा था 300 से ज्यादा जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 325 अपने गठबंधन के साथ जीत लिया। आपको याद नहीं है 2019 में लोकसभा के चुनाव में आप बुआ भतीजे मिल गए, और उस समय तो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के श्री जयंत चौधरी जी भी मिल गए थे, लेकिन वो तो अब हमारे साथ हैं। और तब भी अगर आप हमें उत्तर प्रदेश में हमारी विजय यात्रा को नहीं रोक सके थे, तो अब आपका खाता भी उत्तर प्रदेश में खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? 2022 में चुनाव में आप सबको याद होगा, कहे कि अब की 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन सपा समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। अभी 8 राज्यसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 8 जीती, याद है कि नहीं? याद है। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, केवल उसमें एक 0 लगाने की आवश्यकता है। 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश को सौंपने की आवश्यकता है। ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन कहीं आता पता नहीं, इनके पास कुछ फोटो खिंचाने वाले लोग बचे। आप बताइए, अगर कोई आपका परिचित आपके मोहल्ले और आपके क्षेत्र में होगा, सपा में होगा, कोई अच्छा व्यक्ति, कोई सपा में रहना चाहता है क्या? कांग्रेस में कोई होगा कांग्रेस में रहना चाहता है क्या? हम लोग लेना तो चाहते, लेकिन गलत व्यक्तियों को नहीं लेना, ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है, सपा बसपा कांग्रेस सभी में भगदड़ मची हुई है, इनका भविष्य अंधकार में है। हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं 2 लाइनें आप सबके सामने बोल करके, बहुत सारा विषय था, मैं विषय से अलग हट करके बोला हूं, लेकिन मेरे सभी जो व्यापारी भाई बहन, हमारे युवा बड़े बुजुर्ग जो भी आए, मैं सबको एक बार फिर से याद दिलाता हूं, यह 5 साल का चुनाव नहीं है, यह देश को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है। इसलिए मैंने 4 लाइनें लिखी है कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना, कमल का बटन दबा देना। कमल का बटन दबाने के लिए लोगों के पास जाकर के मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग लेना। लेकिन मुझे फिर 2000 जो मैं 19 में भी लोगों के सामने कहता था कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नए भारत का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके 2024 में जाइए, सब कुछ भूल, हर बूथ पर खिला दीजिए कमल ही कमल का, कमल ही कमल का फूल। और मुझे खुशी है, कल तो मैं मध्य प्रदेश में था, वहां मध्य प्रदेश रीवा लोकसभा सीट के कहे कि अगली बार मतलब इतने वोटों से जीतेंगे कि जितने देश में कोई सीट में नहीं जीतेंगे। मैंने कहा हर सीट वाले यही कह रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से उत्तर प्रदेश में ही सांसद बन करके देश की सेवा करने की
ठानी है और पहली सूची जो आई है उनका मैं स्वागत भी करता हूं, और जो प्रत्याशी घोषित हो गए उनको बधाई जीतने की देता हूं, जो घोषित होने वाले उनको भी एडवांस में बधाई देता हूं। और यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, सभी लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। और किसी भी व्यापारी भाई को मैं यह कहना चाहता हूं, कोई भी समस्या होगी समाधान करने के लिए 24 घंटे केशव प्रसाद का दरवाजा भी खुला हुआ है और मैं भी तैयार हूं, और सरकार का दरवाजा भी खुला हुआ है। अगर आज 40 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आने वाला है, उससे रोजगार भी बढ़ेगा, उससे व्यापार भी बढ़ेगा। बताइए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर का बनकर के तैयार हो रहा है, तो बताइए मेरे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मेरठ का बल्ला तो हर मैदान में, यहाँ का बल्ला और गेंद दोनों रहता है कि केवल बल्ले रहते हैं? दोनों है हर मैदान में। और खेल का विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल का विश्वविद्यालय मेरठ को मिला है, और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का रास्ता भी प्रशस्त करने का सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब सब कुछ हो रहा है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त से बिजली आपको मिल रही है, सड़क रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, सबका रास्ता साफ हो रहा है, तो अब हमें भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए या संकल्प लेकर के यहाँ से जाना। यही आप सबसे निवेदन करके अभी 2 जगह और कार्यक्रम है, उसके बाद मुझे वापस भी जाना है, और कल हमारी कैबिनेट की बैठक है, तो कैबिनेट की बैठक के कारण से आज ही वापस जाना पड़ेगा, शायद मेरे दोनों मंत्री परिषद के साथियों को भी जाना पड़ेगा। तो मैं इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। लेकिन अभी मुझे बताया गया है कि कुछ 8 प्रमुख लोगों को यहाँ सम्मानित करने का काम करना है, तो सभी लोग कोई उठेगा नहीं, अभी अपने स्थान में बैठे रहेंगे, उनको सम्मान करने के बाद तभी जाएंगे। इसलिए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके जरा बोलिए जय श्री राम।